बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मरियम शेख, माया शेख। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। यह है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में मैं आपकी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बात करूंगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक की लाइफ के बारे में, उनके कुछ पार्ट्स के बारे में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कुछ ऐसी गलतियां जो फौजी बगावत की बुनियादें बनी, वो क्या थी, ये मैं आज आपको बताऊंगी। अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात जो है वो मैं आपको करना चाहूँगी, आपसे कहना चाहूँगी। मुझे कहा जाता है कि आप मेकअप करके बैठा करें, आप प्रॉपर मेकअप नहीं करती हैं, प्रॉपर मेकओवर वगैरह नहीं करती हैं, बैठ जाती हैं, तो इसलिए आपकी वीडियोस पे व्यूज जो है वो कम आते हैं। जबकि मेरा मानना है कि जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो नेचुरल ब्यूटी होती है। मेकओवर करके हम लोगों को धोखा देते हैं, उससे बेस्ट होता है कि आप अपनी रियलिटी में आओ, लोग आपसे इम्प्रेस हो, ना कि आपके मेकअप से, आपके स्टाइल से, आपके लुक्स के साथ वो इम्प्रेस हो। तो मेरा तो खैर यही मानना है। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट मी, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे व्यूज़ उस तरह से नहीं मिल रहा है जिस तरह से मिलने चाहिए, तो कोई नहीं, मुझे ज़रूर आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी। अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। आपको बताऊँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसे ही सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला, उन्होंने सदर यहिया खान को उनके मकान में नज़रबंद कर दिया और जनरल गुल हसन से फौज की क़यादत संभालने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बड़ी फौज बहिया फ़ज़ाइया के 44 सीनियर अफसरान को यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वो मोटे हो गए हैं और उनका पेट बाहर आ गया है। मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त पाकिस्तान फौज को बैक फुट पर ले आई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका भरपूर फायदा उठाया। कुछ ही दिनों के बाद जनरल गुल हसन भी इनके दिल से उतर गए और उन्हें एक ऐसे चीफ की जरूरत पड़ गई जो आंखें मौंद कर इनके हर हुक्म को बजा ले आता। जो हैं ओवन बेंट जॉन्स जो हैं वो अपनी बुक में लिखते हैं, उनकी बुक थी, उन्होंने लिखी थी, उसमें वो कहते हैं कि भुट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर की बजाय अपने एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बर्खास्तगी के हुक्म के बाद उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफ़ा खलर से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा, ताकि गुल हसन से इस वक्त तक कोई राबता ना हो जब तक कि उनके जानशीन की तकर्री का हुक्म जारी ना हो जाए। इस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिन अहदेदारों को एक फर्जी इजलास के लिए तलब किया गया और इन्हें इस वक्त तक वहां रखा गया जब तक गुल हसन का इस्तीफा नहीं ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशन पर पुलिस तैनात कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा इस मकसद के साथ मुनाकिद किया कि कहीं सदर भुट्टो को इस मामले में अवामी हिमायत की जरूरत न पड़ जाए। गुल हसन के बाद भुट्टो ने अपने काबिल एतमाद जनरल टका खान को पाकिस्तान फौज का सरबराह मुकर्रर कर दिया। कुछ ही महीनों बाद भुट्टो का तकब्बुर इतना बढ़ गया कि उन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों की भी तौहीन शुरू कर दी। भुट्टो की समाह उम्री जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में सेंटीनरे ने लिखते हैं, सेंटीनरे जो राइटर थे बुक के, वो लिखते हैं 2 जुलाई 1974 को भुट्टो ने सदाकती अमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम या जे रहीम और मुतअद्दिद सीनियर साथियों को इशाया पर मदऊ किया। इशाया का वक्त 8 बजे था, लेकिन मेजबान भुट्टो खुद वहां नहीं पहुंचे। जब रात के 12 बज गए तो रहीम ने अपना गिलास मेज पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो यहाँ बैठो, मैं तो जा रहा हूँ। जब भुट्टो ज़ियाफत पर पहुंचे तो हफीज पीरजादा ने इन्हें रहीम के सलूक के बारे में बता दिया। रात देर गए वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के सरबराह ने हरीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए, और जब उनके बेटे सिकंदर ने इस मामले में मुदाखलत की कोशिश की तो उन्हें भी खूब मारा पीटा गया। जब टका खान की मुद्दत मुलाजमत जो थी खत्म हुई तो उन्होंने भुट्टो को अपने जानशीन के लिए मुकन्ना 7 लोगों की फहरिस्त भिजवाई। उन्होंने मुमकिन 7 लोगों की फहरिस्त भिजवाई उन्हें कि इन्हें जो है वो सामने लाया जाए। इसमें से उन्होंने दास्ताना तौर पर जनरल ज़ियाउल हक का नाम नहीं रखा, क्योंकि इन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर तरक्की दी गई थी, लेकिन भुट्टो ने इन्हीं के नाम पर मोहर जब्त की। शायद इसकी वजह यह थी कि ज़िया ने भुट्टो की चापलूसी में कोई कसर ना छोड़ी थी, और जबकि जॉन्स अपनी ही बुक में दोबारा कहते हैं कि कई बार जनरल ज़िया ने अपने मुल्क और फौज की खिदमत के बदले भुट्टो को तलवार पेश की। एक बार उन्होंने भुट्टो को न सिर्फ आर्म्ड कवर का
जो है कोर जो होती है, ये कमांड होती है फौजियों की, कोर का तनख्वाह न लेने वाला चीफ कमांडर करार दिया, बल्कि इसके लिए फौज की महसूस वर्दी भी भिजवाई और सिलवाई। भुट्टो की सवाख उम्री में सेंटीनरे लिखते हैं, जिया ने कभी ये तासुर नहीं दिया कि वो कोई फौजी बगावत कर सकते हैं। भुट्टो ने इन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया, वो अक्सर इनके दांतों का मजाक उड़ाया करते थे। इनके बारे में एक कहानी मशहूर थी कि एक बार जिया सिगरेट पी रहे थे। इस वक्त भुट्टो कमरे में दाखिल हुए। इस खौफ से कि भुट्टो को अपने सामने सिगरेट पीता देखकर बुरा न लगे, उन्होंने फौरन जलती सिगरेट अपनी जेब में डाल दी। थोड़ी देर बाद कमरे में कपड़े जलने की जो है वो बदबू फैल गई और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स उनसे इस कदर डरता है कि उनके खिलाफ बगावत कैसे कर सकता है, जो उनके सामने सिगरेट नहीं पी सकता, उनके खिलाफ बगावत कैसे कर सकता। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते थे कि जियाउल हक ही उनको नाक को चने चबवा देंगे, उनकी फैमिली को उनसे मिलने नहीं देंगे। आखिरी लास्ट मोमेंट तक उनकी फैमिली जो है उनको उनका आखिरी दीदार तक नसीब नहीं होगा, उनकी तदफीन के लिए उनको ले जाया जाएगा, लेकिन उनकी बेटी और उनकी मिसेज उनको देख नहीं सकेंगी। ये भुट्टो के इल्म में नहीं था। इसी दौरान भुट्टो हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। भुट्टो की बेहतरीन काविशों के बावजूद अमनो अमान बहाल होता नजर नहीं आ रहा था। लाहौर में 3 ब्रिगेडियर्स ने लोगों पर फायरिंग से इनकार कर दिया। एक जगह फौजियों ने गोली चलाने के हुक्म की तामीर की, लेकिन उन्होंने हजूम के सर के ऊपर से फायरिंग की। जोन्स दोबारा लिखते हैं, भुट्टो की सबसे बड़ी गलती अपने मुखालिफिन से मुज़ाकरात में आर्मी को कमांडर्स को शामिल करना थी। वो मजीद लिखते हैं, भुट्टो के नुक्ते नजर से वो फौज को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फौजी अफसरान ने इन्हें दूसरी नजर से देखा। उनके ख्याल में भुट्टो के इस इक़दाम से जाहिर हुआ कि वो कमजोर हैं और हुकूमत चलाने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। ये वो गलतियां हैं जो जुल्फिकार अली भुट्टो से हुई थी। तमाम तर मुखालफत के बावजूद भुट्टो ने 7 मार्च 1977 को आम इंतखाबात करवाए। आने वाले इंतखाबी नताइज पर आम पाकिस्तानियों ने यकीन नहीं किया। भुट्टो की पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 200 में से 155 नशिस्तें मिली, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ पीपल्स नेशनल अलायंस को इस कदर तश्कील के बावजूद सिर्फ 36 नशिस्तें मिल सकी। 1970 के इंतखाबात में जब पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत के अरूज पर थी, उस वक्त इसे सिर्फ 39% वोट मिले, जबकि इस इंतखाब में इनका वोट 55% हो गया था। भुट्टो के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी इंतखाबी मुहिम के बावजूद इन्हें सिर्फ 39% वोट मिले। इंतखाबात के बाद के माहौल का जिक्र करते हुए कौसर न्यासी अपनी किताब लास्ट डेज ऑफ प्रीमियर भुट्टो में लिखती हैं कि वज़ीर आज़म की रहायशगाह पर हफीज पीरजादा, रफ़ी रजा और अपने 2 दोस्तों के साथ भुट्टो बैठे थे। पीरजादा की तरफ देखकर उन्होंने पूछा, हफीज कितनी नशिस्तों पर धांधली हुई होगी? उनका जवाब था कि सर 30 से 40 नशिस्तों पर धांधली की गई है। भुट्टो ने कहा कि क्या हम अपोजिशन से इन नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब लड़ाने के लिए नहीं कह सकते? हम इन सीटों पर उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। भुट्टो चाहते थे कि वो लाड़काना से बिला मुकाबला मुंतखब हो, जबकि उनके मुशीर रफ़ी रजा जो थे उसके सख्त खिलाफ थे। भुट्टो के खिलाफ लड़ने वाले PNA उम्मीदवार को एक और सीट लड़ने की पेशकश की गई थी और उन्हें ये भी बताया गया कि वो बिला मुकाबला जीत जाएंगे। उन्होंने इस पेशकश को कबूल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि इन्हें अगवा कर लिया गया ताकि वो अपने कागजात नामजदगी ना भर सकें। और जॉन्स लिखते हैं कि हफीज पीरजादा ने इन्हें बताया था कि इंतखाबात में गड़बड़ इस वाक़े से शुरू हुई थी। भुट्टो को देखकर पीपल्स पार्टी के 18 उम्मीदवारों ने भी ये यकीन दहानी चाही थी कि कोई भी उम्मीदवार उनके खिलाफ बिल्कुल भी खड़ा न हो। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी खालिद हसन ने अपनी किताब में लिखा कि भुट्टो एक ऐसे मुशीर नार्चा अनवर ने फौजी बगावत से जरा कबल भुट्टो और जनरल टका खान के माबैन एक मुलाकात देखी थी। वो अपनी बुक में लिख चुके हैं। भुट्टो ने टका खान से कहा कि जनरल, आपको याद है आपने ज़िया को आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत की थी, अब आपको एतराफ़ करना पड़ेगा, मैंने सही फैसला किया था। अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ होता वो अमन अमान का अजर बनकर आप पर ये इक़्तिदार संभाल चुका होता। 7 घंटे बाद ज़िया ने भी वही किया। अब जज साहिबान भी आ गए। जज साहिबान ने पुराना हिसाब जो है वो बराबर किया। गिरफ्तारी के बाद भुट्टो पर अपने सियासी हरीफ मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। साजिशें जो हैं वो स्टार्ट हो गई थी भुट्टो के खिलाफ। सरकारी गवाह मोहम्मद मसूद ने गवाही दी कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन्हें कसूरी का कत्ल का हुक्म दिया था। झूठी गवाही भी आ गई। जबकि विक्टोरिया अपनी किताब भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन
ट्रायल्स एंड एग्जीक्यूशन में लिखती हैं कि मौलवी मुश्ताक हुसैन 5 जजों की बेंच के सरबराह थे। भुट्टो के साथ पुरानी दुश्मनी थी। जबकि भुट्टो इख्तियार में थे तो उन्होंने दोबारा जूनियर जजों को उनसे पहले प्रमोट किया था। समाअत के दौरान जब भुट्टो ने अदालत में खुसूसी तौर पर तामीर शुदा कटहरे में बैठे जाने के हुक्म पर बरहमी का इजहार किया तो मुश्ताक हुसैन ने तंजिया लहजे में कहा, हमें मालूम है कि आप आराम तलब जिंदगी गुजारने के आदी रहे हैं। इसका ख्याल करते हुए हमने कटहरे में आपके लिए कुर्सी का बंदोबस्त कर रखा है, वरना आपको आम मुजरिमों की तरह बेंच पर ही बिठाया जाता। मुश्ताक ने भुट्टो को सजाए मौत सुनाई। भुट्टो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फरवरी 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर 4-3 के फर्क से मोहर लगा दी। जॉन्स लिखते हैं, इससे पहले कभी भी कत्ल की साजिश के मुकदमे मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी और ना ही अदालत उज़्मा के जजेस मुजरिम की सजा और जुर्म के बारे में मुत्तफिक थे। इस सजा पर यह भी सवालात उठाए गए कि मुलजिम को इस वक्त भी कत्ल का मुजरिम ठहराया गया था, हालांकि वो जाए वक्फा पर भी मौजूद न थे। एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि स्टोरी में जो है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि मैं दूसरे एंकर्स की तरह प्रॉम्प्टर लगा के उससे बिल्कुल भी एज कॉपी नहीं करती और देख देख के पढ़ के सिर्फ नहीं बता देती। मैंने कुछ अहम पॉइंट्स लिखे होते हैं, सर्च की होती है, उसके बाद मैंने ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जिस हद तक मुझे इकट्ठी होती है, मैंने आपके साथ शेयर करनी होती है। इसलिए मुझे इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसके लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और मैं बाय सेल्फ काम करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली ही अपना काम सारा खुद मैनेज करती हूँ। खैर, अपनी जो बात है मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ कि रूस के सदर ने चीन के सरबराह और सऊदी अरब के शाह खालिद समेत दुनिया भर के मुतादिद रहनुमाओं ने भुट्टो की सज़ा को माफ़ करने की भी अपील की। जबकि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल ज़िया को 3 खत लिखे, जिसमें एक खत के आखिर में उन्होंने लिखा, बतौर फौजी आपको एक पुरानी बात याद होगी कि मैदान जंग में तो घास बहुत जल्दी आग पकड़ती है लेकिन तख्तादार कभी नहीं। ये कहा उनकी तरफ से। लेकिन ज़िया ने भुट्टो को फांसी देने का जबकि इरादा कर लिया था तो वो कैसे उनकी अपील जो है मंजूर कर लेते या उनकी दरख्वास्त पर उनको रहम आ जाता। उन्होंने उनकी किसी भी दरख्वास्त पे किसी किस्म का भी रिएक्ट नहीं किया। पाकिस्तान में ये ज़रूरी नहीं कि मुजरिम या इसके अहले खाना की तरफ से सदर के पास रहम की इल्तिजा की जाए, लेकिन फिर भी इस ख्याल के तहत कि कहीं ज़िया ये बहाना बनाकर भुट्टो को फांसी ना दे दे कि इनके अहले खाना की जानिब से रहम की अपील नहीं की गई, तो भुट्टो की एक बहन शहरबानो इम्तियाज़ की जानिब से रहम की अपील की गई। 1 अप्रैल 1979 को शाम को जनरल ज़िया ने सुर्ख रोशनाई में 3 अल्फाज लिखे, पटिशन इज रिजेक्टेड, यानी कि अपील मुस्तरद कर दी जाए। इसी शाम से मैं अगली स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी जिसपे भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे कि फिनिश इट। वो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। स्टोरी कैसी लगी आपको, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मेरी जिस हद तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। कोई गलती कोताही हो तो माजरत। और मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह निगहबान।